अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। रियासत पाकिस्तान में तख्यलाती मखलूक और तसव्वुराती इदारों का वजूद जो है वो जड़ पकड़ रहा है। ये गैर मरईश है, इतनी सफाई से अपना काम करती है कि ना इंतजामिया को भिनक पड़ती है और ना पुलिस के कान खड़े होते हैं, ना हुकूमत को खबर होती है। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। चंद रोज में ही इस्लामाबाद की शहराओं पर 4x6 इंच के बैनर्स लगे नजर आए। जाने की बातें जाने दो, और अगर किसी की करीब की नजर कमजोर है और ऐनक का नंबर बढ़कर 0.6 हो चुका है तो तब भी मोटे हरूफ में लिखे ये अल्फाज पढ़े जा सकते हैं। शुमाई किस्मत, यहाँ नजर भी उतनी ही कमजोर है कि जितने के दिल। अब बैनर्स पे लिखे इन हरूफ में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। खुदा के लिए अब आ जाओ। आईने पाकिस्तान की समझबूझ रखने वालों का ख्याल है कि जमहूरी हुकूमत में मार्शल लॉ की दावत देने वाले खुल्लम खुल्ला जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी भी है और कानून में इस जुर्म के लिए उम्र कैद या मौत की सजा मुकर्रर है। देखिए, माजी में भी जब ये मिठाई जब अक्सर हम ये कहते हैं मार्शल लॉ लगा तो लोगों ने मिठाई तकसीम की, ये बड़ी प्लांटेड चीजें होती हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोग माजी में ज़िया हिमायत तहरीक की शक्ल में भी हमें नजर आए हैं। इस तरह के लोग हमें परवेज मुशर्रफ को भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप ही बस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। फौज का भी रद्द-ए-अमल आना चाहिए और ये हुकूमत का काम है कि वो इन चीजों को देखे कि अगर कोई इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेशन की तरफ कोई बात जा रही है, तो फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए। तो ISPR को हर लिहाज से एक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको क्लियर करें कि नहीं, जनरल साहब के हवाले से अगर कोई खुशामद पसंद लोग अगर ये बैनर लगा रहे हैं तो हमारा फौज का या हमारे फौज के इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यहाँ तो जो आइन तोड़ चुका है हुकूमत, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये तो फिर एक ख्वाहिश, एक आस है। आसिम बाजवा ने जर्मन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लगाए जाने वाले बैनर से फौज का कोई ताल्लुक नहीं, ये मुहिम किसी तसव्वुराती इदारे के ताउन से चल रही है। और ये भी जहन में रखिए कि अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 मिनट पहले, आसिम बाजवा साहब DG ISPR ने ट्वीट भी कर दिया है क्लैरिफिकेशन को। बट पिछले 48 घंटे इसी बहस के अंदर गुजरे हैं। मुलाहिजा कीजिए। एक प्रेशर जनरेट हो रहा है हुकूमत पे कि वो जो है वो एक फ़ैसला करें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि जो ऊपर के 5-6 जो जनरल हैं जिनकी लिस्ट उनके पास आती है आर्मी की तरफ से, उसमें से वो सेलेक्ट करें नेक्स्ट आर्मी चीफ को। ये बहस ही नहीं होनी चाहिए, और अगर ये बहस होती है तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है। फ़ौज को अपनी जगह, ISPR एक अदारा है, उसको करना चाहिए तहकीक के कंटोनमेंट्स में, इनके छावनियों में इतने सारे जो पोस्टर्स हैं इस किस्म के कैसे लग गए। ये तसव्वुराती इदारे भी कमाल के हैं। खिरातो रात दिफा पाकिस्तान के हजूम में जोश भरते हैं तो फौज की मोहब्बत में नारे गूंजने लगते हैं इस मुल्क में, और फिर यही करंट मुहाजिरों के खून में भी दौड़ने लगता है। भाई की एक फोन कॉल पर जानसार करने वाले फौज के कसीदे पढ़ते पढ़ते अपना किबला अलग कर लेते हैं। नाज़रीन, याद रखिए कि जवाद ख्वाजा DHA का केस सुन रहे थे, उसकी सुनवाई शुरू क्या की तो तसव्वुराती इदारों का ठाटे मारता हुआ जोश चीफ जस्टिस के खिलाफ बैनज़ावेज़ा कर देता है। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत से लोग बाबाए जमहूरियत भी कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? हाशमी साहब, फरमाइएगा कि पिछले 48 घंटे तो इस बहस में गुजर गए कि क्यों नहीं फौज क्लैरिफिकेशन दे रही, और अभी चंद मिनट पहले DG ISPR आसिम बाजवा ने क्लैरिफाई किया है उन्हीं लफ्जों में जो जर्मन मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि इसके पीछे फौज नहीं है। और हम ये दरमियान आवाज अब क्लियर आ रही है सर? आवाज आ रही है आपको? ये बोल रहे हैं दरमियान में क्या? अच्छा, अब आपको आ रही है आवाज? जी सर, मुझे बताइएगा कि 13 शहरों के अंदर ये बैनर्स लगे, मगर उन शहरों के साथ छावनियां और कैंट्स के अंदर भी लगे हैं सर। तो आसिम बाजवा साहब ने अभी क्लैरिफाई तो कर दिया है कि इसके पीछे फौज नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक सिक्योरिटी लैप्स है कि छावनियां और कैंटोनमेंट जहां जगह जगह नाके हैं, जगह जगह फौज खड़ी होती है, वहां भी लोग। चलिए एक छोटा सा वक्फा ले ले। करेक्ट द ऑडियो सर, स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। DGISPR आसिम बाजवा साहब ट्वीट कर चुके हैं कि 13 शहरों के अंदर जो ये पोस्टर्स आवेजा हैं इससे फौज या फौज के किसी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं। जावेद हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ही से आगाज़ करूंगी। सर मुझे बताइएगा कि 13 शहरों में मुल्क के तूलो अर्ज में ये पोस्टर्स तो लगा दिए गए, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग रेड जोन, CDA भी सोती रही, पुलिस भी सोती रही, चौधरी निसार भी सोते रहे, और अब आसिम बाजवा साहब की ट्वीट तो आ गई है, मगर क्या ये सवाल नहीं उठता कि छावनी और कैंट के एरियाज जिधर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, कदम कदम के ऊपर आपके बैरियर्स लगे हैं और आपके नाके लगे हुए हैं और आपके फौजी जवान खड़े हुए हैं, उधर कोई पार्टी कोई लोग आते हैं और बैनर्स लगा के चले जाते हैं, इसका नोटिस नहीं लिया जाता? इजंट दैट रीजन फॉर कंसर्न सर? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बगैर किसी नोटिस के 13 शहरों में इश्तिहारों का लग जाना, हम सब बिलीव करते हैं कि इसमें कभी आर्मी का कोई हिस्सा नहीं हो सकता, ना ही जनरल रहील इस मजाज के हैं चीज़ों को। अब कुछ तबकात मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करते हैं। पहले भी जब यहाँ पे आसिफ नवाज थे तो लोगों ने इश्तिहार लगाए थे कि मिट जाएगी दुनिया तो इंसाफ करोगे, इस तरीके के लगते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा अजीब सूरत हाल है कि इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और उनको बताना चाहिए कौम के सामने कि किसने ये कार्रवाई की है। अगर उसको नहीं बताते तो इसका मतलब ये होगा कि ये उनको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इस तरीके की कार्रवाई का नज़रअंदाज किया जाना जो है ये बहुत खतरे की बात है। सर वैसे तो गद्दारी के मुकदमे आराम से चला दिए जाते हैं, आप पे भी लगा था, और जिस पे लगाने होते हैं उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, हुकूमतों को सलामत रखने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए। मगर ना छावनी और कैंट एरियाज में जिसने लगाए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का जिक्र हो रहा है, ना ही इंटीरियर मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, ना ही कैबिनेट का कोई मेंबर सामने आ रहा है। एंड ऑल दिस सर, आपको नहीं लगता कि ट्वीट आसिम बाजवा साहब को ये भी कर देनी चाहिए थी, रीइटरेट दोहरा देना चाहिए था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहते, दोहरा देते तो बेहतर होता? देखिए इसमें मैं नहीं समझता कि राहील शरीफ क्या दोहराते या ना दोहराते। उन्होंने उस वक्त कह दिया जब कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, और मैं नहीं समझता मैं जो मजाज आज तक इस मुल्क के हर कमांडर इन चीफ से मैं मिला ज़रूर हूँ, राहील शरीफ साहब से मैं नहीं मिला, लेकिन मैं मजाज समझता हूँ राहील शरीफ का मजाज वो बज़ाहिर नहीं है कि वो अपनी उसके लिए कोशिशें कर रहे हों या इश्तिहार अभी टाइमिंग को भी हाशमी साहब जहन में रखिए। टाइमिंग ऐसी है कि जब अपोजिशन पार्टी सड़कों पे निकल के आना चाह रही हैं, और आपको आयरॉनिक लगेगा कि कुछ ऐसा ही मंजर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जब आप भी अलहदा हुए थे इसी बात के ऊपर कि कुछ लोग इशारे कर रहे हैं और देख रहे हैं फौज की तरफ, और नेचुरली जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये बहुत 2-3 महीने ख़तरनाक हैं, इसलिए हर एक को अपनी पोजीशन बेहतर कौम के सामने रखनी चाहिए। इसमें सिविल गवर्नमेंट को भी सूरत हाल कौम को बतानी चाहिए, बाखबर रहना चाहिए। जहाँ तक राहील शरीफ का जिक्र है तो मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इतना अच्छा हमें सर वो तो सही है ना सर, मसला ये वो बात सही है, पूरा मुल्क अग्री करता है, मगर उनके तर्जुमान ना आप है ना मैं हूं। हमारा सवाल जो है इंपॉर्टेंट जो आज उठ रहा है सर, लोगों का ये कहना है कि जब 48 दिन के लिए 7 हफ्तों के लिए वजीर आजम मुल्क से बाहर रहता है, कैबिन ऑफिस लंदन में बना लेता है, लेकिन एक बड़ा फैसला उधर से नहीं करता और ये मुल्क चलता रहता है, ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा होता है, तो फिर इस तरह के बैनर्स लगे तो सर क्या वजीर आजम उनकी अहलियत, उनके विजन के ऊपर सवाल नहीं उठते? देखिए ये सवाल तो बिल्कुल उठेंगे, जब ये सवाल उठते हैं तो तभी ये इस किस्म की जो आज आप कह रहे हैं कि ये होर्डिंग्स लगी हुई थी, इश्तिहार लगे हुए थे, ये क्यों लगते हैं? ये किसी न किसी जगह पे कमज़ोरी सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। मैं उसकी तरफ कह रहा हूँ
कि ये इसको ये समझना कि अभी कोई एक इनकलाब आ जाएगा, मार्शल लॉ आ जाएगा। बिल्कुल सर, जितनी दफा पहुंच जाइए, बैनर्स लगाए बगैर आइए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये कोई इश्तिहार लगा के कोई नहीं आता, जो आना चाहता है आ जाता है। लेकिन बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल वक्त की किल्लत है, ये बताइएगा सर कि अगर हुकूमत नोटिस ले, एवी तो नहीं ख्वाजा आसिफ खामोश, एवी तो नहीं चौधरी निसार खामोश, अगर हुकूमत नोटिस ले तो कोई ये भी खदशा हो सकता है कि वो मजीद और स्ट्रेन हो जाएंगे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, तो बेहतर है कि चुप ही रहो? हो सकता है उन्होंने ये रास्ता सोचा हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये आर्मी की तरफ से या उनके तरफ से एक्सटेंशन की बात के लिए ये इश्तिहार नहीं लगाए जाते। ये रास्ते बातचीत से अंदर से पहले से तय हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो इसकी एडवर्टाइजमेंट हो, मार्शल लॉ की एडवर्टाइजमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि एडमिट और बैनर्स की जरूरत नहीं होती, और बजा फरमाया। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी ऑन द रिकॉर्ड हमें बता चुके हैं, खुर्शीद शाह भी न्यूज़ आई के प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि जनरल इशफाक परवेज कियानी का एक पैगाम आया, हमसे एक्सटेंशन मांगी गई, सो हमने दे दी। ये काम अंदर इन्हीं पैगामात के जरिए होते हैं, ना कि बैनर्स के जरिए। क्या ही बेहतर होता कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जागे, कदम बढ़ाए और इसके ऊपर नोटिस ले, और जो ये कैरेक्टर्स किरदार पीछे हैं इस पूरी मुहिम के, उनको बेनकाब करे। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। नाजरीन, वतन वापसी के बाद वजीर आजम को 4 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। नंबर 1 पनामा लीक्स, नंबर 2 अपोजिशन को सड़कों पर आने से रोकना, नंबर 3 अस्करी क़यादत को नाराजगी का मौका ना देना, नंबर 4 अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे हमसाया ममालिक के बढ़ते तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना। वज़ीर आज़म ने वफ़ाकी वज़रा को टास्क दिया है कि अपोजिशन की बात सुनकर उन्हें मनाया जाए और TORs पर इत्तेफाक राय का जो काम रुका हुआ है उसे किसी ना किसी तरह शुरू किया जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड बैठक की जाए। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में 8 से ज़ायद बैठकें TORs के ऊपर हो चुकी हैं, इनमें बढ़ने वाली पार्लिमानी कमेटी की हुई हैं। 10 से ज़ायद मरतबा हमने देखा है कि अपोजिशन जमात हिकमत अमली तय करने के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं, और दोनों तरफ से नारों और दावों पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तादाद बेशुमार है। मगर पनामा लीक्स का ऊंट एहतसाब के खेमे में दाखिल होगा या नहीं, बात गुमान के आगे नहीं बढ़ सकती। मगर हमेशा देर कर देने वाली हुकूमत के लिए इस हकीकत का इदराक ज़रूरी है कि ये वो चैलेंज है कि जिसके बगैर चैलेंज नंबर 2 सड़कों पर दमादम मस्कल अंदर और चैलेंज नंबर 3 सिविल मिलिट्री के सेम पेज से फिसलने से बचने का तदारुक मुमकिन ही नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे एतजाज एहसन साहब से। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सेनेट में और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पनामा लीक्स के इशू पे कल अहम बैठक होने जा रही है, इस हवाले से इसी के ऊपर उनसे रोशनी डलवाते हैं। एतजाज एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि 4 हफ्ते के बाद वजीर आजम मुल्क तो आ गए, और मुल्क आके जो पहला वजारत उज़्मा संभालने के बाद उन्होंने हुक्म जारी किया है वो है कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, लचक दिखाई जाए अपोजिशन के साथ, और रिजल्ट ओरिएंटेड बैठक की जाए और TORs का मामला वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व किया जाए। कल आपकी मुलाकात हो रही है सर, आप कितने पुरुमीद हैं? नहीं, मैं तो कोई ख़ास पुरुमीद नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक खेल ही खेला गया है। पहले भी 8 नशिस्तें हुई हैं, 8 नशिस्तों में हुकूमत के वज़रा जो है कभी हमारे पे चिल्लाते रहे हैं, कभी हमें धमकियाँ देते रहे हैं, कभी घुटने और पकड़ते रहे हैं। तीनों काम उन्होंने माशाअल्लाह किए हैं, और 1 इंच भी मामला उनकी जानिब से आगे नहीं बढ़ा। हमने बहुत अकोमोडेट किया, लचक दिखाई। हमने प्रियम्बल के 4 पैराग्राफ्स उनके तस्लीम कर लिए, अपने 6 हटा दिए। हमने जो हमारे TORs थे 15, उनमें से 2 उनके इसरार पे हमने निकाल दिए। हमने यहाँ तक उनको ऑफ़र दी कि अगर हमारे 13 TORs आप मन ओ अन मंजूर कर लेते हैं तो हम वज़ीर आज़म का नाम भी निकालने को तैयार हैं। लेकिन उनकी फिर जो उन्होंने दोबारा TORs दिए, एक नए TORs दिए 6ठी नशिस्त में, उनमें से वो 4 TORs थे उनकी जानिब से, 3 को हमने मनोअन मान लिया कि ये मामला कहीं आगे चले। पहली जो TOR था, पहला पैराग्राफ, उसमें हमने कुछ इजाफतें की, लेकिन उसके बाद वो फिर जम गए, घबरा गए,
वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये आप को पता नहीं, आप वज़ीर आज़म का नाम लेंगे तो किस किस का नाम आएगा, आपकी तरफ से इसका नाम आएगा, उसका। मैंने कहा आप जिसका नाम भी चाहते हैं हमारे से लिखवा लें, हम उसको शामिल करने को इन्हीं TOR इसी ज़ाब्ते के तहत तैयार हैं और कोई इस्तिस्ना नहीं मांगेंगे, लेकिन आगाज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के ख़ानदान से होगा। अच्छा, तो आप इसी पे डटे हुए हैं सर, मगर वज़ीर आज़म का वापस आके वज़ारत उज़्मा संभाल के पहला ऑर्डर ये जारी करना कि मैक्सिमम लचक दिखाओ और नतीजा खेज बैठक करो, तो कुछ तो फ़र्क है सर। सवाल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इसी बात पे बज नहीं करना, तो घबरा किस बात से रही है हुकूमत? जाहिर है कि उन्होंने गलत काम तो किए हैं, सरमाया उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से मुंतकिल भी किया है और कोई थोड़ा बहुत नहीं, अरबहा, अगर डॉलर्स में नहीं तो अरबहा रुपयों में उन्होंने यहाँ से बाहर लेके गए खुफिया ज़राए से। इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के नफाज के यकदम बाद जहाँ ज़ीरो इनकम टैक्स मियाँ नवाज शरीफ 1993, 94, 95 में ज़ीरो इनकम टैक्स दे रहे हैं, वहाँ उनके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उसी दौर में, उसी वक्त में इन्होंने ये मेफेयर अपार्टमेंट्स ख़रीदी थी जो अरबहा रुपयों की हैं। तो ये पैसा ज़ाहिर है खुफिया अंदाज, गैर आइनी, गैर कानूनी अंदाज से मुल्क से बाहर गया और उससे उनकी जायदादें बनी। अब उस पे भी एक भाई कुछ कहता है, बहन बेटी कुछ कहती है, बेगम कुछ कहती है, वज़ीर दाखिला कुछ कहता है। वज़ीर आज़म ने 4 बयान दिए हैं, कौम से खिताब भी किया है 2 मरतबा, पार्लियामेंट में भी बयान दिया है और एक से दूसरा बयान उनका नहीं मिलता। तो वो मेरा ख्याल है हुकूमत को ये तो इल्म है कि अगर इस पे कोई गैर जानिबदार और सही मानों में कानून साजी होकर सही गैर जानिबदार इंक्वायरी हुई तो मियाँ नवाज शरीफ को कोई नहीं बचा सकेगा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से। दैट्स ट्रू सर, बट शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, लीडर्स से, अपोजिशन की दीगर जमातों से बैठकें भी कर रहे हैं, उनसे मुशावरत भी कर रहे हैं सर, और मगर अनफॉर्चुनेटली इन दिस टाइम फ्रेम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो इनडिसाइसिव नज़र आ रही है। आपका कोई लाहे अमल सामने नहीं आ रहा और इसके साथ खदशा ये भी बड़ा है, इसीलिए बातें हो रही हैं कि पीछे मुड़ के तहरीक इंसाफ देखेगी, आप उस ताकत के साथ पीछे पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी होगी। और देन ऑफकोर्स द बिग रिजर्वेशन, दीगर सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन में बैठी हैं वो भी जाके नवाज शरीफ साहब और हुकूमत के साथ मिल सकती हैं। तारीख हम देखें, ये बड़ा अनफेयर सवाल है महर, इसकी मैं बात सिंपली इसलिए कह देता हूँ कि तारीख देना, हम तो अपोजिशन सारी को साथ लेके चलना चाहते हैं और जब तक मुशावरत ना हो जाए हम तारीखें देने के अपने आप को मुस्तहिक नहीं समझते। ये जब तक जमातों की मीटिंग 19 तारीख को मीटिंग होगी जो कि PTI ने बुलाई है, उस पर गौर खौज होगा, उसके बाद और मीटिंग्स होंगी। मीटिंग्स में ये लाया अमल तय किया जाएगा। कुछ जमातें शायद हमें इस मरहले पे छोड़ जाएं और वो मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें, हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर हम समझते हैं कि कुछ छोड़ जाएं, बाकी जो रह जाएंगी उनके साथ लाया अमल तय किया जाएगा। और नवाज शरीफ ने तो कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है स्वाय ये कि कोई एहतजाज किया जाए। ये बातें तो आप बार बार करते हैं सर, कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, मगर आई रीइटरेट, आई स्टिल डोंट नो योर प्लान, वी स्टिल डोंट नो पीपल्स पार्टी क्या करने वाली है। ये प्लान हम अगर आपको बता दें तो हमारा प्लान कब बनेगा, कब? ये जब प्लान बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन ये प्लान हमारा इन एक्शन जब होगा ये खुद ही आपको पता लग जाएगा। ये अगर आज हम बताना शुरू कर दें जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हुई हैं, जो अपने अंदर हमारी डिस्कशंस हुई हुई हैं, तो फिर हम डिस्कशंस पब्लिक में ही किया करें, अपने अलहदा बैठ के कोई अपनी मतलब है
तन्हाई या उसमें हम बात ना करें, ये बातें अभी बताने की नहीं है। अच्छा, ओके, मगर सर आप ये जानते हैं कि बहुत सा नज़ला मुकमुका पे गिरा है, फ्रेंडली ऑपोजिशन पे गिरा है, धरने के अंदर आपने सिस्टम को चलाने के लिए पार्लियामान में साथ भी दिया हुकूमत का। एक दफ़ा फिर उसी तरह का सवालिया निशान है इस गैर यकीनी की सूरत हाल में, जब लोग सड़कों पर उतरना चाह रहे हैं, चीफ अवामी स्टाफ आ जाओ, जाने की जिद ना करो, ये बैनर्स पूरे मुल्क में लग रहे हैं। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ये हुकूमत ने खुद लगाया है हमें एम्बैरस करने के लिए, हुकूमत 6 महीने साल से जब अपनी करतूतों की वजह से लड़खड़ाने लगती है हमें, और हम तनकीद कर रहे होते हैं हमें, जो कि जमहूरियत के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको ये मैसेज देना शुरू हो जाते हैं कि ना 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 मियाँ नवाज शरीफ की मुखालफत ना करो, उनके खिलाफ बात ना करो, जमहूरी निज़ाम जाने वाला है, जमहूरी निज़ाम जाने वाला है। मुझे कोई जमहूरी निज़ाम जाता हुआ नज़र नहीं आता, मुझे कोई फ़ौजी ऐसा नज़र नहीं आता जो कि ज़रब-ए-अज़्ब छोड़ के और हुकूमत के मामलात में पड़ना चाहे। ये शेर आया जो नकली शेर असली शेर के आने की बात करके और हमें खामोश करने की कोशिश करते हैं कि जी जिम्मेदारी आप पे है, आप हमें हमारी तनकीद ना करें, हम बड़े जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत को नुकसान और ख़तरा, फ़ौज आ जाएगी। फ़ौज बिल्कुल नहीं आ रही, ना आना चाह रही है। राहील शरीफ 27 नवंबर को रिटायर होंगे, वर्दी उतारेंगे। अगर खुद मियाँ नवाज शरीफ ने, अगर इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर खुद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन ना दी, ये मियाँ नवाज शरीफ की स्वाबदीद है और वो जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। पर कोई ये चीज़ें ये हमें मुझे तो बड़ी, और फौज को मुझे नहीं नज़र आता क्या ज़रूरत है। अगर फौज ने टेक ओवर करना है तो वो ये इश्तिहार लगवाएंगे, भोंडे इश्तिहार। ये हुकूमत मुझे तो लगता है खुद कर रही है, वरना वजीर दाखिला के टेरिटरी में ये लगे हैं, उनके पास एजेंसीज हैं सारी, पंजाब हुकूमत की टेरिटरीज में ये लगे हैं इश्तिहार। हमें बताएं, वो वजीर दाखिला आके बताएं कि जी फलां ने ये लगाए हैं। अगर वो नहीं बता सकते कि फलां ने लगाए हैं और फलां के इमा पे लगे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उन्होंने खुद। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे कि भोंडे इश्तिहार, भुखलाई हुई हुकूमत और सेम पेज की ऑपोजिशन जो है वो आने वाले दिनों में रंग दिखाएगी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जिक्र करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से कि जिसकी वजह से आज एक काउंसलर खंबा चढ़ा और खुदकुशी करने के ऊपर बजिद हो गया। क्यों? स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। Once again to News Eye। नाज़रीन, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात ना मिलने पर यूनियन काउंसलर नडाला सिंधु का जनरल काउंसलर लियाकत अली आज खंबे पे चढ़ गया। इख्तियारात दो वरना खुदकुशी कर लूंगा। इस जनरल काउंसलर का ताल्लुक पंजाब से है और कुछ दिन कबल रूल्स ऑफ बिजनेस तय होने के बावजूद इख्तियारात ना मिलने पर ऐसा ही एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ और सिंध के बल्दियाती नुमाइंदे भी इख्तियारात ना मिलने की इसी कैफियत से गुजर रहे हैं, स्पेशली विद मॉनसून ओवरहेड। कई माह गुजर जाने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों के ना ऑफिस की 4 दीवारियां हैं, ना बैठने के लिए कोई कुर्सी मौजूद है और इसी किस्म के फंड्स की जो एलोकेशन है वो भी देखने को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही। 2002 मुशर्रफ दौर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में लोकल नुमाइंदों को ना सिर्फ इख्तियार दिए गए थे बल्कि 10 लाइन डिपार्टमेंट्स उनके मातहत थे, डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन। जबकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट 2013 के मुताबिक कोई लाइन डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे के इख्तियार में नहीं है, ना उसके मातहत है, सिरे से दिया ही नहीं गया। तालीम निस्वा, तालीम बालगा, सेकेंडरी एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन के अंडर आते हैं, एक एजुकेशन अथॉरिटी के अंदर, यहाँ तक के हेल्थ सेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। एंड ऑफ कोर्स दीज अथॉरिटीज विल बी मेड डायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अथॉरिटीज को बनाएगी। यानी कि जो महदूद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं इनमें भी गलियों की सफाई, सैनिटरी, दीगर चंद इख्तियारात हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सूबाई हुकूमत पर मुनहसर होगा कि किसी काउंसलर के दिए गए बजट को पास करे या सिरे से ही रिजेक्ट कर दे।
इन तमाम तर पेचीदगियों के बावजूद सबसे बड़ा मसला यह है कि जमहूरियत की पासदारी में इख्तियार निचली सतह तक मुंतकली की बुनियाद तो पड़ चुकी है, मगर इख्तियार मुंतकिल नहीं हुए। और अब स्पेशली कराची वाल को यह बड़ा मसला पड़ेगा। पूरे सिंध के अंदर यह मसला देखा जाएगा। बारिशों का मौसम आ गया है, गली नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, कचरे से भरे में। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अलवी साहब, आज आपने किस्सा सुना कि पीटीआई का एक कारकुन इलेक्टेड काउंसलर खंबे पे चढ़ गया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा क्योंकि मेरे वोटर्स जिन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया है मुझे वो सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे पास इख्तियारात क्यों नहीं है। सर, आप देख रहे हैं कि 4 से 6 माह हो गए हैं डायरेक्ट इलेक्शंस को, मगर अनफॉर्चुनेटली इख्तियारात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इशूज गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन भी गैर फाल है। तो लीगल रैंगलिंग तो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को सूट करती है। देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आज हमारी फ्लड रिलीफ के एतबार से हमने कराची में सारे पीटीआई के इलेक्टेड काउंसलर जो हैं तो तकरीबन 75 या 80 हैं, उनकी हमने मीटिंग बुलाई। अच्छा, हम फ्लड रिलीफ के एतबार से बात करना चाह रहे थे कि भाई सैलाब आने का इम्कान है कराची के अंदर, अगर बारिश हो गई तो क्या हशर होगा, क्योंकि ये जो बारिशें होती है ना, तो ये फ्लड अब एक करप्शन इंडस्ट्री बन गया है। ये बारिशें और रिलीफ जो है करप्शन इंडस्ट्री है कि इससे चंद हफ्तों पहले सफाई शुरू करते हैं, सारा काम पानी में बह जाता है ताकि छुप भी जाता है, उसके बाद फिर ये रिलीफ शुरू करते हैं, बंद बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सारे सिंध का क्रिटिकल इशू है। वहाँ पर सारे काउंसलर्स ने मुझसे एग्जैक्टली यही बात की जो आप फरमा रही हैं। खुदकशी का जिक्र तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि इतना अरसा हमने तुमको वोट दिया है। कोई आम आदमी लीगल इश्यूज नहीं पहचानता, लीगल इश्यूज को नहीं पता। वो तो ये कह रहा है कि जी वोट दिया है, तुमने वादा किया था कि तुम मदद करोगे, गटर पानी उबल रहे हैं, कराची में सीवेज का इशू है, पानी पीने का नहीं मिल रहा हर एतबार से, और ताकत नहीं है इन बेचारे काउंसलर्स के पास। तो आज हमने 2-4 बातें तय की। हमने ये तय किया कि हम बाकायदा ये एक तो प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे मलीर के अंदर भी और हर जगहों पर, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक दूसरे ये कि जो बहुत सारे काम पेंडिंग है, उस एतबार से सिंध के अंदर तो डेवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सिंध के अंदर केडीए और केएमसी का बजट तकरीबन 22 अरब रुपए है। ये उससे कम है जो नेमतुल्ला खान साहब के जमाने में होता था। और एडमिनिस्ट्रेटर फिर भी ऊपर है, यानी नाजिम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटी है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनको अगर अख्तियारात नहीं दिए जाने तो ये बल्दियाती निजाम सारा फ्लॉप हो गया। आरिफ अलवी साहब, देखिए आपका कराची में गुज्जर नाला जो कचरे से ओवरफ्लो हो रहा है, अब मॉनसून भी आ गया, 30,000 खानदान जो है डिसलोकेट हो जाएंगे। मसला ये है कि अगर जिस तरह आपने देखा मुशर्रफ के टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज थी निचली सतह तक जो ये काम करती थी, अब इतने तो इख्तियारात दिए ही नहीं है, इस तरह की कमिटियां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पीडीएमए है, एक जेनेरिक पीडीएमए है जिसको काम कहा जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट करो, जो कुछ भी नहीं होता। सर, यही हाल पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि काउंसलर्स खंबे चढ़ रहे हैं। आप ही का पीटीआई का काउंसलर था। अब आप देखें ना एजुकेशन को डिवॉल्व किया है, ना हेल्थ को डिवॉल्व किया है, कोई लाइन डिपार्टमेंट्स, कोई एक महकमा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किताबें नहीं है। कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू मुशर्रफ टाइम के अंदर जिधर बेशतर महकमे जो थे वो डिवॉल्व करके नीचे दे दिए गए थे। सो द पॉइंट बीइंग सर, एक तो इख्तियारात दिए ही नहीं और उसके ऊपर से जिनके डायरेक्ट इलेक्शन करा दिए उनको पपेट्स की तरह बैठाया हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं कि जमहूरियत के ठेकेदारों को चुभन तो बड़ी हो रही है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ना जाने के बैनर्स लग रहे हैं, मगर ये किस तरह की जमहूरियत है आरिफ अलवी साहब, जिधर एक आम आदमी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनाया जाता। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल, आपने 2 चीज़ों को बड़ा अच्छा लिंक कर दिया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर अख्तियारात दिए भी नहीं है, मगर चंद अख्तियारात जो दिए गए हैं उस एतबार से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अवाम पर रहम करो, खुदा के वास्ते ये मामलात अख्तियारात नीचे डिवॉल्व करो, ये करप्शन का सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि काउंसलर खुद पीछे पड़ेगा कि जी मेरे गली में सड़क पड़ी, मेरी गली में पानी की शदीद किल्लत है कराची के अंदर। 2005 से एक कतरा नहीं बढ़ा, गार्बेज पड़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि 420 मिलियन गैलन पर डे हम समंदर के अंदर सीवेज फेंक रहे हैं। 420 मिलियन गैलन पर डे सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। यानी बारिश आने वाली है और सारे बरसाती नालों में इतना कूड़ा करकट पड़ा है कि लोग उसके ऊपर चल सकते हैं। तो एक तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। यही हाल पूरे सिंध का है, जो कराची का है,
पूरे सिंध का यही हाल है, बंदों के एतबार से, बंद के एतबार से और सब कुछ। और जैसे ही सैलाब आएगा ये दुआ कर रहे हैं कि सैलाब आए और बारिशें हो ताकि रिलीफ पैसा आएगा वो हम खा जाएंगे। अच्छा, मैं अब दूसरी बात, आपने इसको लिंक किया उन बैनर्स के साथ जो राहिल शरीफ साहब को एड्रेस करके लगाए गए। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। मुझे पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये करना चाहते हैं सर, वो नॉन इशू है, उसको मैंने सेगमेंट कर दिया है। मेरा मसला सर ये है कि आज तो बड़ी आवाजें उठ रही हैं जमहूरियत के ठेकेदारों की, बट कौन सी जमहूरियत सर? आप लोग गवर्नमेंट इन वेटिंग है ना, पंजाब में सही आवाज उठा रहे हैं ना सिंध में उठा रहे हैं सर। फॉर इंस्टेंस आप देखें, बिल्कुल ताज्जुब है सर, आपकी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, लोकल गवर्नमेंट का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं उसमें बैठेगा पंजाब में, जिसने रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर जो एनुअल बजट्स पेश किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स की जानिब से, वो कंप्लीटली पंजाब हुकूमत जो है वो रद्द कर सकती है, उनको रीडू करवा सकती है, उनको रिजेक्ट कर सकती है। एटलीस्ट सिंध के अंदर आपकी फाइनेंस कमेटी के अंदर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा तो सही, इधर तो उल्टी गंगा बह रही है सर। जी हाँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और यही मैंने प्रपोज किया है कि बड़ी जल्दी प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होना चाहिए। जैसे एनएफसी होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड देता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो इक्वली। ये जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में सारे फंड्स होते हैं कि मेरी मर्जी है, मैंने आज यहाँ 10 अरब दे दिए, मैंने लाड़काना को 20 अरब दे दिए, मैंने कराची को 15 अरब दे दिए, ये उसकी गुड विशेज और गुडविल पर नहीं होना चाहिए। मगर बल्दियाती निज़ाम तो आप जानती हैं बीबी कि बल्दियाती निज़ाम तो सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के हलक में डाला है, वरना तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हैं ये एमपीएस और एमएनएस अपने इख्तियारात देने नहीं चाहते। मुझे ये बताइए कि अभी इलेक्शन कमीशन गैर फाल है और सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट गए हुए हैं, बेहतरीन एक्सक्यूज है। अब काउंसलर्स को किस तरह हम पैसिफाई करें? पंजाब के खंभों पे चढ़ के खुदकुशी करना चाह रहे हैं, सिंध के आप खुद अहवाल सुना रहे हैं, उनका किस तरह पैसिफाई करें इन्हें? नहीं, पैसिफाई होना उनका मुश्किल है। हमने तो सिर्फ उनसे ये दरख्वास्त की है कि अगर ये रेंज हो और बारिश हो तो इसमें रिलीफ वर्क के लिए कम से कम कुछ तो काम कर लो। काउंसलर्स कह रहे हैं कि एक काउंसलर ने तो ये कहा कि मैं अपने घर में नहीं रह रहा हूं, मेरे पास है कुछ नहीं करने को, गटर उबल रहे हैं, सड़कें खराब हैं, पानी पीने का नहीं है, यही काम उसके हाथ में था। वो कहता है कि मैं तो बेबस हूं, मैं तो घर में भी नहीं। लोग आते हैं गालियां देते हैं कि भाई आज बिजली नहीं है, आज पानी नहीं है, तुम किस काम के आदमी हो। तो लिहाजा ये प्रेशर काउंसलर्स के ऊपर है। हमने हुकूमत से 4 महीने पहले से मैंने ये कहना शुरू किया था कि भाई तुम ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर पूरा होगा उससे पहले फिक्र कर लो। 2 महीने मुझको ये कहते रहे कि हम कर रहे हैं। ये भी नहीं बताया कि अमेंडमेंट लाना है, ये भी नहीं बताया उसका ड्राफ्ट लेकर आते, या आखिरी दिनों में काम किया है तो ये हम भुगत रहे हैं। इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट वेट्स फॉर समथिंग टू हिट देम इन दी हेड, उसके बाद इनको ख्याल होता है कुछ करना चाहिए। यही टीओआरएस पर कर रहे हैं, यही हमारे प्रोटेस्ट पर कर रहे थे। हमने कहा था 4 तहकीकात कर लो, उसको इन्होंने पोस्टपोन करते करते वो 128 दिन का धरना हुआ। अब टीओआरएस पर 2 महीने हो गए, सारी दुनिया में कार्रवाई हो गई है, यहाँ एफबीआर हो रहा है, यहाँ नैब्स हो रही है। भाई ये 4 सियासतदान होंगे, 10 होंगे, वो 590 जिनका नाम है वो भी बचकर निकल जाएंगे इसके अंदर। सर ये आपसे यही तो गिला है तहरीक इंसाफ से, आरिफ अलवी साहब, यही तो गिला है तहरीक इंसाफ से कि धरने के टाइम पे भी आपने सिर्फ तमाम तर तवज्जो नवाज शरीफ की हैसियत और पीएम ऑफिस पे मरकूज कर दी थी, ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिमांड करते। अभी भी पनामा के ऊपर आप उनकी जात और खानदान के पीछे पड़ के स्ट्रीट एजिटेशन कर रहे हैं, ना कि असल जमहूरी इशूज। किधर है लोकल बॉडीज, कहाँ है काउंसलर्स के इख्तियारात, कहाँ है ये बल्दिया काउंसिल्स जो बननी है? इन इशूज को मुतहर्रिक कराएं सर, इनके लिए सड़कों के ऊपर निकलें, असल हकीकी जमहूरियत के लिए। बीबी बिल्कुल आपने सही फरमाया, मगर जमहूरियत एक गाड़ी का नाम है। आप ये नहीं कह सकती कि इस पहिए पर तवज्जो दे दो, इस पहिए को इग्नोर कर दो। लिहाजा हम सारे पहियों के एतबार से हम मुसलसल इस बात को डिमांड करते रहे हैं। हमारे सिंध के अंदर तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि ये अवार्ड ही तुम्हारा, ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ही लोकल गवर्नमेंट को के इख्तियारात ही नहीं देता। भाई आप बताइए, जब एडमिनिस्ट्रेटर नाजिम के ऊपर है तो क्या इख्तियारात मिले?
लिहाजा और सर ये हम तो देखिए एक जिले की तो ये भी खबर आई कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने 330 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती कराए हुए हैं, लेकिन हकीकी तौर पे 150 हैं। बाकियों की तनख्वाहें किसकी जेब में जा रही हैं सर, ये भी हम पूछना चाहेंगे। इख्तियारात कोई नहीं, एजुकेशन अथॉरिटी बना दी, हेल्थ अथॉरिटी बना दी, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तय करेगी। यानी कि आप देख रहे हैं सर, मसला इस मुल्क का ये है कि सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी है और टॉप के ऊपर सारी पॉलिटिकल डिसीजंस हो रही हैं, ना कि डेवोल्यूशन हो। ये असल इश्यूज हैं सर, इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई जा रही। बेबी दिस इज अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट अप टू द टॉप। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बीमार रहे, 1.5 महीना से ज्यादा ये बाहर रहे और नतीजा कोई फैसला नहीं हो रहा था। TORs पर भी मामला फंस गया था, हर मामला कोई फैसला नहीं हो रहा था, बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। आइन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, मगर जो तरीका कार इन खानदानों का रहा है तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ऊपर है। यही हाल सिंध गवर्नमेंट का है। इनके इजलास दुबई में हुआ करते थे, इनके फैसले भी दुबई में होते हैं, यहाँ पर लोकली तो कोई फैसला नहीं होता। अच्छा, और जितने मिनिस्टर से वो चाहते हैं कि पैसा हाथ में रहे, जितने मिनिस्टर से वो चाहते हैं कि करप्शन का व्यापार और कारोबार तो जब ही चलता है ना जब पैसा हाथ में रहता है। और मुझे तो खतरा इन रेन्स का है, सबसे ज्यादा इन मॉनसून्स का है, पंजाब के हवाले से भी, KP के हवाले से भी, सिंध के हवाले से भी है कि अगर ये रेंज होंगी तो फिर क्या क्राइसिस आएगा। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। NDMA ने खत लिख दिया है कि जी सब लोग तैयार हो जाओ। ये काम है NDMA का, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है। लोकल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ मौजूद थे, कह रहे थे यकीनी तौर पे ये हकीकी मसाइल हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में जो बैठी हैं, जिनका काम है कि नज़रसानी करे, किबला दुरुस्त करे हुकूमत का, वो इन इशूज़ को सड़कों पे उठाने को तैयार नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आप ये जानते हैं कि डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन 3 सतह पे होती है, पॉलिटिकली, फिस्कल तौर के ऊपर, मालियाती एतबार से, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिवली। इन हुकूमतों ने मुकम्मल तौर पर तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथों में रख ली हैं, ना कि उनको डिवॉल्व करके निचली सतह तक दिया जाए। और जब तक हम देखते रहेंगे कि ये हाईली सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी, चाहे शहबाज शरीफ की हो या चाहे आसिफ अली जरदारी की शक्ल में कायम अली शाह की हो, या जो टॉप हैवी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसी तरह रहें तो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। छोटा सा वक्फा, वक्त के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टेडियो से न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। खैबर पख्तून ने दारुल उलूम हकानिया को इतना बड़े फंड्स मुख्तस क्या किए, बहुत सी और दीगर डिटेल्स नजर आप पर आ गई। 2015, 2014, 15, 15, 16 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 625 मसाजिद और मदारिस को करोड़ों रुपए जो हैं वो बांटे हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि कोई भी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ PTI और तहरीक और जमात इस्लामी की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ औकाफ के पैसे बांटे जा रहे हैं और सेक्ट्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, फिरके के हवाले से भी। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वजीर औकाफ और मजहबी अमूर हबीबुर रहमान साहब। हबीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताइएगा, कौन सा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस है, या बस आप जो दिल करता है आपके वजीर आला का वो उधर पैसे बांट देते हैं? जो किस्म आप तो जो बात आपने शुरू की है, आपका मकसद है दारुल हकानिया का आप कहते हैं, बाद में आप आएंगे उसको। ये जो मरोड़ लोगों के तो में पैदा हुआ है, ये हकानिया के दारुलों को पैसे देने की वजह से पैदा हुआ है। और जो भी बैरूनी ममालिक हैं और जो ये सेकुलर मीडिया है, इसमें एक शोर वावेला मचाया है कि आपने हकानी दारुल को 30 करोड़ रुपए दिए, ये किया। ये हम देते रहते हैं, लेकिन यकीनन कि इस साल दारुल हकानिया को बहुत ज्यादा पैसे बजट में रिफ्लेक्ट हुए हैं। लेकिन आप दारुल हकानिया की पोजीशन को देखें, ये फ्रंटियर बरसगीर पाक हिंद में देवबंद का मकतब फिक्र का दारुल है, और ये हिंदुस्तान के दारुल के बाद सारी दुनिया में सबसे बड़ा इदारा है। तो उसको 30 करोड़ रुपए देना, ये तो इतनी बात नहीं है। सर आप ना जस्टिफाई करें दारुल हुकूमत हकानिया को, मेरा वो सवाल नहीं है। 625 मसाजिद और मदारिस को आप लोगों ने करोड़ों रुपए बांटे हैं खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 2 सालों में। सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है सर कि जो मस्जिद या जो मदरसा जिसको आप लोग चूज कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि वो या तो आपका गढ़ है जमात इस्लामी का या तहरीक इंसाफ का, और ये भी सर कोइंसिडेंस है कि मुख्तलिफ जो फिरके हैं, सेक्ट्स हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि हमें तो देखा नहीं जा रहा है। यानी कि जौन सी मस्जिद में इमाम क्या खुतबा देता है, आपकी
नजरसानी है उस पर, या कौन से मदरसे के अंदर क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है नजरसानी का। सर कल को गॉड फॉरबिड खाक में बदहन दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आता है, पता लगता है कि भाई वो इस मदरसे से था या उधर खुतबा दिया जा रहा था जिससे वो मोटिवेट हुआ, जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, वो तो और बात है। ये जो मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में ये हम उन मदारिस को पैसे देते हैं जो हुकूमत के पास रजिस्टर हो। नहीं, हम तो सरसरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है। ये लोगों ने कोशिश की कि आप ये रजिस्ट्रेशन कर ले, लेकिन हमारा इतना सख्त नहीं है, हम इस पोजीशन में नहीं है। रजिस्ट्रेशन का काम बहुत पेचीदा है और बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद। ये वजह फरमा रहे हैं रजिस्टर्ड जो मदारिस और मसाजिद हैं, मसला ये इनमें से जो रजिस्टर्ड हैं उनके हवाले से भी जो तफसीलात मिलती हैं वो बदकिस्मती से हौसला मंद नहीं है। उधर जो पढ़ाया जा रहा है, जो खुतबे दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो मॉनिटर करे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। मगर एज ऑफ राइट नाउ सेक्ट्स की बुनियाद पर और पोलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं और इसका जवाब दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इमरान खान को बराह रास्त आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।